अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुझे मुलाहिज़ा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21 पर। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात की जाए, वो आया मेंस हो या फिर वुमेंस हो, उस पर जितना तबसरा किया जाए कम है, जितनी बहस की जाए कम है, जितनी गलतियों की निशानदही की जाए वो कम है। यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी की बात तो की जाती है, लेकिन उसको दुरुस्त होते हुए शायद स्पोर्ट्स तज्जियाकार, क्रिकेट के माहिरीन और साबिक खिलाड़ी नहीं देख पाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में एक और अफसोसनाक दिन सामने आया वुमेंस वर्ल्ड कप का आगाज ही हुआ, लेकिन इससे कबल पाकिस्तान वुमेंस टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज़ खेल रही थी, जहां शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान टीम इस मेगा इवेंट में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने में कामयाब रहेगी, लेकिन आगाज़ में ही 8वें नंबर की बांग्लादेश की वुमेन टीम के खिलाफ होने वाले मुकाबले में पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर ने जिस मयार की बैटिंग की, ऐसा तो शायद जिबोटी की टीम से भी तवक्कात नहीं थी। यही कुछ हुआ पाकिस्तान टीम के साथ। उन्होंने एक लो स्कोर पर जो है अपनी पूरी टीम को पवेलियन पर जाते हुए देखा। दूसरी जानब बांग्लादेश ने 35 ओवर्स के अंदर जो दिया किया हदफ था, उसको 3 विकेटों के नुकसान में हासिल कर लिया और 7 विकेटों से ये मैच अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान वुमेन टीम की कारकर्दगी तो इस वक्त सवालिया निशान है, लेकिन मेंस टीम की कारकर्दगी पर भी मुसलसल बातें हो रही हैं। एक जानिब पाकिस्तान टीम जो है वो जिस मयार की परफॉर्मेंस कर रही है, तो हम उस पर मुसलसल यही बात कर रहे हैं, यही तज्जिया कर रहे हैं कि पाकिस्तान मेंस टीम की परफॉर्मेंस भी इस वक्त सवालिया निशान है। आया पाकिस्तान टीम के टेस्ट कैप्टन हो या फिर पाकिस्तान टीम के T20 के कप्तान, दोनों की कारकर्दगी बहुत मायूस कुन है। पाकिस्तान टीम ने फाइनल हिंदुस्तान के खिलाफ खेला एशिया कप में, लेकिन वहां जो कुछ ड्रामा हुआ वो भारतीय मीडिया, भारतीय हुकूमत और भारतीय टीम ने किया, लेकिन उसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सीसा पिलाई दीवार बनकर सामने आए। लेकिन अब पाकिस्तान टीम की जो कारकर्दगी है वो बहुत ज़्यादा मायूस कुन है, और इसको देखते हुए ये मायूसी की जो लहर है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों तक मुंतकिल हो गई है। पाकिस्तान टीम से वाबस्ता और डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस का जलवा दिखाने वाले खिलाड़ी इस वक्त मायूसी की तस्वीर की अक्कासी कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम के जो खिलाड़ी हैं उनसे मुसलसल यही सवालात किए जा रहे हैं कि आया अगर वो टीम में मौजूद नहीं हैं तो फिर जो एनओसी के उनके मामलात हैं उनको क्यों मजीद पेचीदा पीसीबी की जानिब से बनाया जा रहा है। हाल ही में ही एक रिपोर्ट सामने आई और बिग बैश से मुतालिक कंसर्न सामने आए, और उसमें भी ये बताया गया कि बिग बैश में जो जो खिलाड़ी शामिल थे उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और उन्होंने ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, वो मुसलसल इस पर अपनी जो दाद रसी है उसके हवाले से इस वक्त पीसीबी के जो आला अहदेदारान हैं उनकी तरफ निगाहें रखे हुए हैं। और उस्मान तारिक उनमें से एक नाम है जिनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया था बैनुल-अक़वामी लीग के हवाले से, लेकिन जो फिर रवैया पीसीबी ने रखा सामने, वो रवैया इंतहाई ज़्यादा मायूस कुन रहा, इतना मायूस कुन रहा कि उन्हें उस लीग से हाथ धो बैठने पड़े। और पाकिस्तानी खिलाड़ी, जो खिलाड़ी डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, जो लीग के लिए बैरून ममालिक ट्रैवल कर सकते हैं, उनको भी एनओसी ना देने का इस वक्त बोर्ड ने फैसला किया है। ये फैसला उनके लिए आया जो लीग्स हो रही हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर, जो उनके लिए ब्रेड एंड बटर साबित हो सकती है, वहाँ उनकी शराकत ना होना, वहाँ उनकी मौजूदगी ना होना, वो उनके लिए आया माशी तौर पर बड़ी मुश्किलात पैदा करेगी। ये एक अहम सवाल है जिसको देखते हुए हमने एशिया कप के दौरान चंद खिलाड़ियों को पाकिस्तान के सर्किट से रिटायर्ड होते हुए देखा। आसिफ अली उनमें से एक नाम है जिन्होंने हाल ही में ही लाहौर में एक मकामी लीग के अंदर 36 गेंदों पर 99 रन बनाकर बताए, और ये बताया कि वो इस वक्त भी उस फॉर्म में हैं, लेकिन क्योंकि बोर्ड की नज़र उनको उस तरीके से नहीं देख रही है, आया सेलेक्टर्स उन पर उस तरीके से तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो मजबूरन रिटायरमेंट लेकर अब बैनुल-अक़वामी सतह पर होने वाली लीग्स में मसरूफ़ हो जाएंगे। उस्मान शनवारी उनमें से एक नाम है जो काफ़ी अरसे से यूएसए में मौजूद हैं, और वो भी पाकिस्तान की जो क्रिकेट सर्किट है उससे रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। तो ये एक लंबी फहरिस्त है जिस पर हम मुसलसल बात कर रहे हैं, और हमने चाहा कि इस हवाले से तफसीली तौर पर आपके आगे एक रिपोर्ट भी पेश की जाए, जिसमें ये जो खिलाड़ी उनकी एक बड़ी फहरिस्त है। पाकिस्तान से ही कराची से क्रिकेट खेली साद अली, और फिर उन्होंने भी हालिया रिटायरमेंट का ऐलान किया। आसिफ महमूद थे जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से था और एक अच्छे डोमेस्टिक के परफॉर्मर थे, लेकिन जब उन्हें चांस पाकिस्तान की करंट सर्किट में नहीं मिला तो फिर उन्होंने भी
यहाँ से क्रिकेट छोड़कर यूएई मुंतकिल हो गए। पाकिस्तान की क्रिकेट के कई ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो इस वक्त यूएई में मौजूद हैं। साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ अरसा दराज से यूएई में मौजूद हैं। दानिश कनेरिया जो मुसलसल मुतनाज़ रहे हैं लेकिन वो भी इस वक्त जो है यूएसए में मौजूद हैं। अगर हम बात करें समी असलम की, जिन्होंने हाल ही में ही यूएई की टीम को भी ज्वाइन किया है, वो भी इस वक्त यूएसए में मौजूद हैं। उस्मान खान वो भी जो हैं इस वक्त मायूसी की तस्वीर की अक्कासी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई ऐसे खिलाड़ी हैं। दूसरी जानब अगर हम बात करें तो इस वक्त आईसीसी की जानब से भी जो है जो प्लेयर ऑफ द मंथ है उसके हवाले से तफसीलात सामने आ गई हैं। इत्तेफाक तो ये है कि उस जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही साइम अयूब की बहुत मायूस कुन रही, लेकिन इस तमाम मायूस कुन परफॉर्मेंस के बाद भी वो आईसीसी रैंकिंग के दूसरे बेहतरीन जो है खिलाड़ी करार पाए हैं। तो ये सारी वो सूरत हाल है जिस पर हम आज के इस प्रोग्राम में तबसरा करेंगे। और मैं ये भी अपने जो नाजरीन हैं उन्हें बताऊं कि एक जानब हम देख रहे हैं पाकिस्तान बामुकाबला हिंदुस्तान हुआ, वो इख्तिताम हुआ ही नहीं कि एक नया बहस का सिलसिला शुरू हो गया। हमने सबसे पहले देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह थे सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, उन्होंने ना सिर्फ एशिया कप की जो आखिरी तकरीब होनी थी ट्रॉफ़ी की इख्तितामी तकरीब, उसमें अपना जो मौक़िफ़ इख्तियार किया उस पर वो आज भी कायम है। उन्होंने जो आईसीसी का इजलास हुआ वहाँ भी जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये ट्रॉफ़ी मेरे ऑफिस में मौजूद है, अगर भारत को ये ट्रॉफ़ी चाहिए तो अपने कप्तान के ज़रिए आखिर ले जाए, मेरे ऑफिस आए, मुझसे ये ट्रॉफ़ी लेके जाएँ। दूसरी जानिब क्योंकि इस वक्त हॉकी की जो सर्किट है उसमें भी काफ़ी बातें हो रही हैं। हॉकी के जो कप्तान हैं इमाद बट, उन्होंने भी इस पर गुफ्तगू की और इमाद बट ने कहा कि जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों ने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ मुकाबला खेला है तो ये एक अहम मुकाबला रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने भी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से दरख्वास्त की है कि जो मुकाबले पाकिस्तान और हिंदुस्तान के होंगे उन्हें एक न्यूट्रल जो वेन्यू है उस पर कराया जाए। तो इस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो स्पोर्ट की फिटिनिटी है उसमें बड़ी ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। एक जानिब स्पोर्टमैन स्पिरिट जिसको बिल्कुल खाकस्तर कर दिया हिंदुस्तान ने, उनकी मोदी की जो इस वक्त फाशिस्ट गवर्नमेंट है उसके जो प्लान्स थे उसके मुताबिक उन्होंने मुकम्मल जो है उसको नज़रअंदाज किया, स्पोर्टमैन स्पिरिट को मुकम्मल ख़त्म कर दिया। जबकि भारतीय खिलाड़ी मुसलसल एशिया कप के दौरान और इख्तिताम के बाद भी बोल पड़े कि स्पोर्ट्स के मामलात को स्पोर्ट्स के हद तक ही रहने दें, उसमें सियासी मुदाखलत नहीं की जाए। भारतीय खिलाड़ियों की जानिब से एक जानिब ये जो रवैया है वो भी इंतहाई अफसोसनाक है। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, उन्होंने डोमेस्टिक के अंदर जो है विकेटें हासिल करने का एक बेहतरीन सिलसिला बनाया, एक इम्पैक्टफुल ओपनर करार पाए, पाकिस्तान के लिए खेले, सियालकोट से इनका ताल्लुक़ है और बड़े मुश्किलात का लम्हा इन्होंने देखा, लेकिन जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया तो बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से रिप्रेजेंट किया। लेकिन आज कहाँ है, क्योंकि एक हिडन टैलेंट था पाकिस्तान का जो उभर के सामने आया। बिलाल आसिफ मेरे साथ मौजूद है, वन ऑफ द मैजिकल स्पिनर ऑफ ऑल टाइम्स। बिलाल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। इस वक्त जो हमारे डोमेस्टिक के स्टार्स हैं जो जिन्होंने पाकिस्तान को हाल ही में ही रिप्रेजेंट किया है उन पर बड़ी बातें हो रही हैं। पिछले प्रोग्राम में मेरे साथ आसिफ आफरीदी मौजूद थे, आसिफ अली ने रिटायरमेंट ले ली, तो अब लोग आपकी बातें करने लगे हैं। आपके हम फ़ोटो शूट्स तो देखते हैं बड़े ज़बरदस्त आते हैं, उससे पहले आपकी क्रिकेट भी हमने देखी, वही बड़ी शानदार और गज़ब की रही। अब आप मुझे बताएं किधर हैं आप और क्या प्लान्स है आगे के आपके? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। दूसरी चीज़ ये है कि बस जाहिर सी बात है कि जब आपको परफॉर्मेंस करने के बाद भी या ये सब चीज़ों के बाद भी आपको उस तरह कंसिडर नहीं किया जा रहा होता तो आप कहीं ना कहीं डिसहार्ट ज़रूर होते हो। तो सेम गोज़ टू मी। मैं भी डिसहार्ट हुआ परफॉर्मेंस करने के बाद भी। हालांकि इंटरनेशनल लास्ट टेस्ट मैच में मेरा 5 था 5, फिर भी उसके बाद भी मेरा ख्याल है कि इग्नोर कर दिया गया। तो मैं बस यही कहूँगा कि ठीक है, जितना खेले हम अल्हम्दुलिल्लाह ट्राई किया कि बेस्ट जो पाकिस्तान के लिए कर सकें, और डोमेस्टिक में भी जितना हम बेस्ट अपना कर सकते थे किया हमने। बाकी आपको पता है कि उस टाइम के जो सिलेक्टर्स होते हैं, जो कबीना होती है, जो स्टाफ होता है, दे नो बेटर कि क्या है क्या नहीं, किस चीज़ के बस साथ जाना चाहिए हमें। तो बस ऐसे ये तो सिलसिला चलता रहेगा और चलता रहता है साथ में। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रीटी सेटिस्फाई कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी खेला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, सफ़र भी अच्छा रहा और बड़ा मज़ा आया सारे टूर्नामेंट का।
बिल्कुल ये आपने बिल्कुल ठीक कहा और हमने भी देखा आपकी जो परफॉर्मेंस हालिया डोमेस्टिक में रही। आप जब नेशनल बैंक अरीना मौजूद थे और वहाँ आपसे रूबरू मुलाकात भी मेरी 2024 में हुई थी। वहाँ आप टॉप विकेट टेकर भी साबित हुए थे सीज़न के आगाज़ में। राउंड मुकाबलों में ज़बरदस्त बॉलिंग का आपने मुजाहरा किया। बैटिंग के हवाले से बात की जाए तो उस वक्त आप बैटिंग पर भी बड़ी खासा तवज्जो दे रहे थे। तो T20 के हिसाब से आसिफ आफरीदी मैं समझता हूँ एक फ्रूटफुल खिलाड़ी बन चुके थे। तो अब आसिफ ऐसा क्या समझते हैं, क्या ऐसी कमी रह गई? शादाब को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, दीगर खिलाड़ियों को खुशदिल शाह परफॉर्म नहीं कर कर भी टीम में आ जाते हैं। नवाज को जो है बाबर कहते हैं मेरे मैच विनर है, लेकिन हम जानते हैं आसिफ के अंदर ये स्किल और ये पोटेंशियल मौजूद है। ही कैन डिलीवर द थिंग्स वेरी डिलिबरेटली। जी देखें, ये तो चीज़ें चलती रहती हैं। मैं बताऊं ऑनेस्टली कि जितने भी खिलाड़ी हैं वो हर कप्तान का और हर प्लेयर का अपना अपना एक कॉन्फिडेंट वाला खिलाड़ी भी होता है, और कितना कॉन्फिडेंस होता है कप्तान को किस खिलाड़ी पे, एक हर कप्तान की डिफरेंट मेंटालिटी होती है। तो मेरा ख्याल है जो जिसका फेवरेट है वो उसी के साथ जा रहा है और जाता है। और हाँ, जैसा कि चांसेस देखें, बहुत सारे ऐसे ही चांसेस हैं जो कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा चांसेस मिलते हैं लेकिन वो उतना अवेल नहीं कर पाते, बट कुछ को कम चांसेस मिलते हैं। ये अप्स एंड डाउन और क्रिकेट कैरियर में, प्लेयर्स के कैरियर में ये होता रहता है। तो बीइंग प्रोफेशनल, इन सब चीज़ों से निपटने के लिए और सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। और आप ये नहीं कह सकते कि यार खाली किसी एक के साथ ज्यादती हो गई या किसी एक को बड़ा मौका मिल गया। मेरा ख्याल है कि ये कहीं ना कहीं आप जस्टिफाई कभी भी नहीं कर पाते, ये ऐसी चीज है। तो इसलिए जैसा चल रहा है, जो भी वक्ती तौर पे जिनके हाथ में सारी भागदौड़ होती है उनको यही चाहिए कि यार जितना बेस्ट कोशिश कर सकें, इंसाफ के साथ काम किया करें और इंसाफ के साथ और बेहतरीन कोशिश करें कि पाकिस्तान के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल हो अच्छा करें। ख्वाह वो क्रिकेटर्स हैं, ख्वाह वो सिलेक्टर्स हैं, ख्वाह वो पीसीबी के अहदेदारान हैं या कहीं पे भी कोई भी रिलेटेड, किसी के भी रिलेटेड चीज है, तो कोशिश यही करेंगे यार पाकिस्तान के लिए जो हम बेस्ट कर सकते हैं और हम वही करें। और बीइंग क्रिकेटर मैंने भी यही कोशिश की है कि जितना पाकिस्तान के लिए अच्छा कर सकें, जितना डोमेस्टिक में अच्छा खेल सकें, अपनी बैटिंग बॉलिंग अपनी परफॉर्मेंस को जितना बेहतर कर सकूं करने की कोशिश की गई और कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस ऐसे ही चल रहा है अभी साथ साथ। बिल्कुल ये सिलसिला हम भी देख रहे हैं। आप इस वक्त क्योंकि यूएई में मौजूद हैं और इस पर ही काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी होती है आपको क्योंकि क्रिकेट की सर्किट में देखते हुए। लेकिन आसिफ मुझे ये बताइएगा, इस वक्त पीसीबी ने अपनी कुछ पॉलिसीज़ तब्दील की हैं। आप पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, आप डोमेस्टिक की सर्किट में भी दिखाई देते हैं, आप कोई डोमेस्टिक सीज़न मिस नहीं करते हैं। ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि आपने रिस्पेक्ट की है हमारे डोमेस्टिक सिस्टम की भी। अब जो पॉलिसीज़ चेंज की हैं, खिलाड़ियों को एनओसी ना देने का जो मामला है, ये सारी बातें हैं, इनको कितना पॉजिटिव लेते हैं? क्योंकि मैं समझता हूँ लीग क्रिकेट जो है वो खिलाड़ियों के लिए ब्रेड एंड बटर का किरदार अदा करती है। जो खिलाड़ी इस वक्त सीजनल क्रिकेट का हिस्सा नहीं बनते, टीम के साथ मुंसलिक नहीं है, तो लीग क्रिकेट अगर उन्हें नहीं खेलने मिलेगी तो फिर वो क्या करेंगे? मुझे याद है जावेद मियाँदाद के साथ मैंने एक इंटरव्यू किया था, तो जावेद भाई यही कह रहे थे कि आप अगर खिलाड़ियों को मौका नहीं देंगे तो फिर बेचारे खिलाड़ी मैच फिक्सिंग करेंगे और क्या करेंगे। देखें, पीसीबी ने अगर उनके एनओसी जो है ना वो डिस्क्वालीफाई किए हैं तो किसी वजह से किए होंगे। कोई ना कोई पर्पस रहा है पीसीबी का इसके दौरान। अब वो बेहतर जानते हैं क्योंकि अभी तक मेरा ख्याल है कोई डिस्क्लोज नहीं किया उन्होंने कि किस वजह से हम लोगों ने ये किया है। तो वैसी बात है कि आपकी परफॉर्मेंस, जब इंटरनेशनल टीम की परफॉर्मेंस हर्ट होती है तो फिर सारी चीजें जो डिस्टर्ब होती हैं। तो उसमें उम्मीद है कि कुछ भी आगे आगे कोई भी प्लान बना रहे हैं, कुछ भी प्लान बना रहे हैं, वो बेहतर ही प्लान बना रहे होंगे और उसमें अल्लाह करे कि बेहतरी आए जैसा कि हमारा डोमेस्टिक में। और सर्टन मैं एक चीज कहूंगा कि हमें ना रेड बॉल क्रिकेट को थोड़ा सा और हाईलाइट करने की जरूरत है। हाईलाइट इसलिए नहीं कर रहे कि हम उनके जो भी परफॉर्मर होता है ना रेड बॉल क्रिकेट का, उसको हम उस तरह प्रेफरेंस नहीं देते। हम T20 में कोई एक सीजन या एक टूर्नामेंट अच्छा खेल लेता है तो हम उसको कंसिडर भी कर लेते हैं, उसको मौके भी देते रहते हैं। बट रेड बॉल क्रिकेट में जो कि पूरा पूरा साल लगता है बंदे को परफॉर्म करने में, तो उन लोगों को हम लोग थोड़ा सा नजरअंदाज कर देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि रेड बॉल क्रिकेट को, अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को थोड़ा सा और आप कह लें कि इसको हाईलाइट कर दें, इसमें थोड़ा सा और बूम लेकर आने की जरूरत है। तो जिससे कि क्रिकेट बेहतर होगी।
क्योंकि लॉन्ग टर्म के प्लान्स मेरा ख्याल है कि ज्यादा बेटर रहेंगे, ना कि शॉर्ट टर्म में कोई भी टूर्नामेंट रहा है उसमें जो परफॉर्म करे उसको हम सेलेक्ट कर लें। तो अच्छा, काफी देर से हम यही ये देखते आ रहे हैं। ये तो बड़ी आपने अहम बात की कि रेड बॉल क्रिकेट होनी चाहिए। आज जब हम ये लीग क्रिकेट का एक जो नया ट्रेंड आया है इसमें देख रहे हैं कि खिलाड़ियों का फोकस इतना नहीं होता है रेड बॉल क्रिकेट की तरफ। आप उन स्पिनर्स में हैं, आप उन ऑलराउंडर्स में शुमार किए जाते हैं जो रेड बॉल क्रिकेट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बनस्बतन शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट के हवाले से। तो आप क्या समझते हैं, जो वसीम अकरम ने माजी में एक बात की कि द रियल क्रिकेट इज टेस्ट क्रिकेट, तो आप भी यही समझते हैं? जी बिल्कुल, जितने भी आप कह लेंगे क्रिकेटर्स हैं, टॉप के क्रिकेटर्स हैं जो क्रिकेट की समझ बूझ रखते हैं, उनको ये पता है कि रेड बॉल क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट जो है ना वही असल क्रिकेट है, और प्लेयर को निखारने में और प्लेयर को मजबूत बनाने में रेड बॉल क्रिकेट ही किरदार अदा करती है। और जितनी ये लीग क्रिकेट हो रही है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग लीग क्रिकेट सिर्फ जो है ना वो आप कह लें कि 70% जो है ना वो रिटायर्ड क्रिकेटर्स के लिए है, वो एज ए बिजनेस उसको लेते हैं पूरी दुनिया में। मात्र दो तीन लीग्स के जैसे पीएसएल हो गई, बिग बैश हो गई, आईपीएल हो गई, बाकी ये दो चार लीग्स हैं जो भी ये भी बिजनेस के तौर पे लेते हैं ज्यादातर। उनका इंटरनेशनल क्रिकेट से या आपकी क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं होता। उसमें यही होता कि वो एज ए बिजनेस लेते हैं, और जो छोड़ने के दर पे होते हैं क्रिकेटर्स ज्यादातर वो उसमें शामिल होते हैं, या फिर जो बहुत ज्यादा हाईलाइट किए गए होते हैं क्रिकेटर्स उनको लेते हैं ताकि नाम बड़े लें, तो हम हाईलाइट हो हमारी लीग और ये सब चीजें। तो मेरा ख्याल है कि उससे क्रिकेट निखार तो उतना नहीं आता, सिर्फ पैसे ज्यादा हैं, एक्सपोजर ज्यादा है, ये चीज मुझे लगता है। लेकिन अगर आपने अपनी कंट्री की क्रिकेट बेहतर करनी है तो अपनी कंट्री में जो क्रिकेट करवा रहे हैं हमें उसका स्ट्रक्चर जो है ना वो बेहतर करना पड़ेगा, और खास तौर पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट को। जैसे हमने पीएसएल में इतनी हाइप दे दी, पीएसएल को इतनी हाइप दे रहे हैं, एक ब्रांड बना हुआ पीएसएल हमारा, इसी तरह हमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट को भी ऐसे ही थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ेगा और उस पर थोड़ा और ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल, उसे हाईलाइट करना होगा, फोकस करना होगा। जाते जाते एक अहम आखिरी सवाल आपसे करूंगा, मुझे याद है आप इस मौजू पर भी बात करना चाहेंगे, हर पाकिस्तानी इस मौजू पर बात करना चाहता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ख़त्म होते हुए हमने देखी हिंदुस्तान की सियासत ने की वजह से, और हमने ये भी देखा कि जिस तरीके से उनका रवैया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं मोहसिन नकवी साहब, वो इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी रूहे रवा हैं। आप उनके हाथ से ट्रॉफ़ी नहीं लेना चाहते हैं, आप मतलब ट्रॉफ़ी की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप एक इवेंट की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। एक टीम जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करती है, आपके लिए वेट करती है कि आप लोग आएंगे हमसे हाथ मिलाएंगे, आप इस तरीके से भाग जाते हैं जैसे शायद आपकी बकरी हमने चुराई थी या फिर आपकी मुर्गी हमने चुराई है। तो आप जिस तरीके से भाग रहे हैं, तो ये भागने का क्या रवैया है? हिंदुस्तान में स्क्रीन्स तो अब नहीं टूट रही है, टीवी चैनल्स तो नहीं टूट रहे हैं, लेकिन आप इस तरह से बौखलाए हुए हैं जैसे हिंदुस्तान में कोहराम मच गया पाकिस्तान का नाम लेते हुए। बिलाल, देखिए, मैंने उस दिन भी बात की थी कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं, एक तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है, दूसरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उनके उधर ये जो भी कुछ हुआ, मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा नहीं है। तो हमें सबको मिल के स्टैंड लेना चाहिए इस चीज के ऊपर कि भाई हमारा कोई भी रिप्रेजेंटेड है, पाकिस्तान का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है, हमें सबको उसका साथ देना चाहिए, हमें उसका साथ मिलकर से ये सारी चीज को हैंडल करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा यहाँ पे हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको ये रोल अदा करना चाहिए था कि आप या तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बाइकआउट करते या कुछ ऐसा करते ताकि उनको एहसास होता है इस चीज का कि वो गलत कर रहे हैं। जैसा कि इंडियन जो बड़े क्रिकेटर्स हैं, कपिल देव हैं, कुछ और हैं, उन्होंने भी बहुत यानी कि डिसलाइक किया इस चीज को कि ये इंडियन क्रिकेटर्स क्या कर रहे हैं। तो वैसे ही हमारे क्रिकेटर जो है बड़े हैं, और पाकिस्तान के भी जितने भी लोग हैं उन सबको मेरा ख्याल है एक पेज पे आना चाहिए इस मामले में, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ या पाकिस्तान के लिए कुछ भी होगा ना, वो हम सब वहां पे एक ही हैं, कुछ भी है। बिल्कुल, ये ठीक है ना? पाकिस्तान की डिग्निटी का मसला है, और पाकिस्तान की डिग्निटी के लिए या फिर पाकिस्तान की अगर खिलाफ कोई भी आंख मेली आंख से देखेगी तो उसको पूरी कौम को मिलकर जवाब देना चाहिए। और बड़ा अहम इस वक्त नुक्ता हाईलाइट किया है बिलाल आसिफ ने, पाकिस्तान टीम के बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, और बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त निकाला, आप यूएई में मौजूद हैं और आपने हमारे लिए खुसूसी टाइम निकाला बिलाल, और वो इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। यही वजह है कि पाकिस्तान में एक जानिब जब डोमेस्टिक सर्किट को जिस तरीके से कुछ खिलाड़ी नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब कुछ खिलाड़ी इसको बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, और यही वजह है कि जो खिलाड़ी रिस्पेक्ट देते हैं
वो जो है फिर बाद में काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करते हैं। ये अलमिया पाकिस्तान की क्रिकेट में ही नज़र आता है। मज़ीद इस पर बात करेंगे, एक और ख़ास टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहें स्पोर्ट्स 21। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और हम इस वक्त क्योंकि बात कर रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से, मुसलसल पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करने के लिए अगर किसी शख्स ने मशवरा दिया हो, हर आने वाले चेयरमैन को किसी ने तफसीली तौर पर आगाह किया हो, तो वो एक ही पाकिस्तान की इस वक्त क्रिकेट की पूरी सर्किट में एक वैसी वाहिद हस्ती है जिसने पाकिस्तान की दिल से खिदमत की है। ये रिवर्स स्विंग के बानी हैं, ये पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, पाकिस्तान के उन अजीम बॉलरों में इनका शुमार किया जाता है जो आज तक पाकिस्तान की बॉलिंग की सर्किट में कभी फिर प्रोड्यूस नहीं हुए। मुझे आज ज्वाइन किया है यूके से बराह रास्त सरफराज नवाज साहब ने। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। रिवर्स स्विंग के बानी सरफराज नवाज साहब मौजूद है हमारे साथ। सर, मुझे याद है ज़का अशरफ साहब आए, आपने उनको ख़त लिखा, आपने उन्हें बताया कि इस वक्त आप जो लोग ले रहे हैं वो आपकी क्रिकेट की जो पूरी लेगेसी उसको ख़राब कर देंगे। नजम सेठी आए, आपने उनको भी बताया। इससे पहले रमीज़ राजा को आपने बताया। फिर मोहसिन नकवी आए, आपने इन्हें बताया कि आप जो जो लोग ला रहे हैं, वहाब रियाज को आप ला रहे हैं, ये आपकी क्रिकेट को बेहतर नहीं बर्बाद कर देंगे। आपने आकिब जावेद से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी। तो ये मुसलसल आप तो इन्हें मशवरा दे रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, फिर भी ये क्यों नहीं समझते? सवाल तो यहाँ ये सामने आता है। आपकी सही नहीं आ रही, आपकी आवाज जरा सही नहीं आ रही और वॉल्यूम ऊंचा करें प्लीज। जी जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट का वो मोतबर नाम है जिसने हर चेयरमैन को मशवरा दिया कि इस तरीके से क्रिकेट बेहतर हो सकती है, इतना आपने गाइड किया, लेकिन इसके बाद भी वो लोग बोर्ड के अंदर आ जाते हैं जिसके मुतालिक जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट में कहा गया ये दागी है, इसको बोर्ड में नहीं होना चाहिए। इंज़िमाम हो, वक़ार यूनिस हो, सकलैन हो, मुश्ताक अहमद हो, तो ऐसा क्या है कि हर चेयरमैन इन पर आशीर्वाद भरा हाथ रखता है? देखें, युवा ग्रुप जो है ना वो जी बड़ा मजबूत है, उसकी जड़ें क्रिकेट बोर्ड के अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल। चेयरमैन के अलावा दूसरे लोग भी तो है ना, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जो दूसरे लोगों से। और चेयरमैन को चाहिए था, उसको पता है कि जुआरिया कौन है। अब तो माशाल्लाह वो FIA उनके अंडर है, दूसरी एजेंसी उनके अंडर है, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, तो उनको ये तो समझ होनी चाहिए ना कि जुआ ग्रुप के आदमियों को जरूरी रखना है। उसके अलावा कई लोग मौजूद हैं। अब आप देखें, वो मेंटोर रखे हुए थे, 50 लाख रुपया महीना सिर्फ तनख्वाह, गाड़ियां उनको दी हुई थी हो सकता है। उसके बाद फिर उनका खाना पीना उस स्टेडियम के अंदर कैंप के दौरान, और फिर उसके बाद उनकी रहाइश। तो ये मेरा हाल मिला के 60 लाख 70 लाख के करीब मंथली उनका बन जाता होगा। तो अब उनकी अफादियत है क्या? तो पूछा जाए कि कौम का PCB का इतना पैसा खर्च करने के बाद कौन सा प्लेयर निकाला उन्होंने? तो अब यही हैरत तो इस बात की होती है, मोहम्मद यूसुफ से कहा जाता है आप सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, फिर वो ट्वीट कर देते हैं कि मुझे घर के लिए आलू प्याज दिलाना है, तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा कि मैं एज अ सिलेक्शन कमेटी के मेंबर के तौर पे डील कर लूं, लेकिन बैटिंग कोच के आप फ़राइज़ देंगे मैं बिल्कुल कर लूँगा, जो बड़ा अहम काम है। फिर आपने हैरत की बात, ये बैटिंग कोच और फील्डिंग कोच उनको बना दिया है जिनका खुद का डोमेस्टिक में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। हनीफ मलिक जिसका 10 का एवरेज नहीं था, वो डोमेस्टिक की सर्किट के अंदर कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन वो बैटिंग कोच है पाकिस्तान टीम के। माजिद जो है वो फील्डिंग कोच है पाकिस्तान टीम के। फिर रही बात, हैरत तो इस बात पे होती है, वसीम अकरम एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझसे रब्ता किया गया, कहा आप भी आ जाएं एज ए मेंटोर। जब जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट में कहा गया कि वसीम अकरम और इन लोगों को नहीं लाना है, तो फिर मजबूरी ऐसी बोर्ड की क्या है कि ऐसे ही लोगों को बार बार नवाजने के लिए बोर्ड पीछे लगा हुआ रहता है? अब आप देखें, इनमें वहाब रियाज का भी नाम शरीक लें। जी जी बिल्कुल। ये भी मशहूर था कि वहाब रियाज का जो वालिद मरहूम, वो भी बुक मेकरों में से था। ये चीजें जरा से पता चली है ना। और अक्सर रसूल का बयान देख लें कि 2003 वर्ल्ड कप से पहले उसने बयान दिया
कि इंजमाम किसी इनिंग्स में 20 से ज्यादा रन नहीं करेगा। और मेरा 5-6 इनिंग खेली हैं और यही बात हुई है कि 20 से ज्यादा रन उसने नहीं किए। ये जुआ ग्रुप के ये सारी चीजें साबित हुई हैं। चेयरमैन उस वक्त जो अपना माशाल्लाह जनरल साहब थे वर्दी के अंदर, तौकीर जिया साहब, जी और मैनेजर भी बैठा हुआ था। दोनों को मैंने कहा कि पहला मैच 2003 में या 1 में है लंदन में, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। जी ये पहला मैच लॉर्ड्स का फिक्स हो चुका है, यहाँ के दिसवंत अखबार में छपा। उसके बाद फिर मैंने जो एंटी करप्शन पॉल कॉन्डन की अपने मेंबर्स हैं उनसे मीटिंगें 2 दिन चली, उनको भी बताया कि ये पहला मैच फिक्स है। तो ये सारी चीजें जब सामने मुझे मालूम हो जाती हैं तो इनकी एजेंसियां कहाँ गई हैं। और उसके बाद यावर सईद को मैंने कहा कि आप मैनेजर हैं, आप टीम के साथ होंगे तो ये आप देख लेना। उसके बाद फिर जनरल साहब से मैंने बाद में कहा कि ये अब साबित तो हो गया, अब इनकी इंक्वायरी, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई कुछ नहीं। और जनरल साहब के भी अपना कोई एक दो दोस्त थे वो जो जुआरिये थे और अमेरिका में अपना सजा काट के आए हुए थे। तो इस तरह के तो लोग बोर्ड के अंदर बैठे हुए थे। जी बिल्कुल, ये बड़ी अहम बातें हैं जो आप इस वक्त कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि हर चेयरमैन को अगर किसी क्रिकेटर ने बहुत खुलूस के साथ नसीहत की हो तो वो सिर्फ एक वाहिद नाम है, वो सरफराज नवाज ही हैं। सरफराज नवाज साहब, जाते जाते मुझे आखिरी सवाल आपसे ये करना है, वुमेन टीम की परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस बड़ी अजीब और गरीब है। अब वुमेन टीम के अंदर भी आपने जिन्हें शामिल किया है, मोहम्मद वसीम वहाँ अपनी खिदमात दे रहे हैं। मोहम्मद वसीम पर माजी में भी एक इल्ज़ाम लगा था और वो इल्ज़ाम भी ये था कि एक खातून ने उनके खिलाफ कंप्लेन की थी गैर इखलाकी रवैये पर। आपने उन्हें वुमेन टीम के साथ मुंसलिक कर दिया है, टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने है। ये जो सारा तमाशा है, इस तमाशे पे क्या कहेंगे? और साथ साथ अभी सना मीर ने एक बयान दे दिया आज़ाद कश्मीर का, तो उस पर इंडिया में कोहराम मच गया है, तो उस पर भी क्या आपके अल्फाज होंगे? जी देखें, ये जो आपने जो कोच का नाम लिया है, क्या नाम है? मुझे मोहम्मद वसीम, मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम, ये तो मेरे ख्याल है 2-3 बार चीफ सेलेक्टर भी बने हैं। बिल्कुल और जी 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 बिल्कुल, ये बने भी हैं बार तो बार, ये इन पर भी आशीर्वाद भरा हाथ रखा जाता है बोर्ड ये की जानिब मुझे से। समझ नहीं आती कि इनकी सिफारिशें आती कहाँ से हैं कि एकदम ये ना लाइमलाइट में है, ना कुछ है, ना कोई कंट्रीब्यूशन है। तो एकदम चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, और उसके बाद वसीम बारी थे, उनका कैलिबर देखें, इकबाल कासम थे, उनका कैलिबर देखें। इस तरह के और ये जो आ जाते हैं अपना 2-2 दिन की क्रिकेट खेले हुए, तो ये तो एक अलग बात है। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि जो जुआ ग्रुप के आदमी खत्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। तीसरी जाते बात ये जाते सर, सना वाले मामले पे नहीं कुछ नहीं कमेंट तीसरी करें। जी जी तीसरी बात ये है कि चेयरमैन साहब को फौरी तौर पे ब्यूरोक्रेट्स जो क्रिकेट बोर्ड में इंडक्ट कर ली हैं, पुलिस वाले इंडक्ट कर ली हैं, उसके बाद फिर आर्मी वाले इंडक्ट कर ली हैं, मेहरबानी करके इनको जरा फारिग करें और क्रिकेट की नो हाउ वाले लेके आए। अब एक और मैं बात करना चाहता हूँ जी जी कि अभी ये जो टेस्ट का कैंप लगा है जी जी उसके साथ ही ओडीआई और T20 कोई जी बीच में गैप भी नहीं है। एक इसका वाइट बॉल का भी कैंप लगा लो जिसमें ओडीआई और T20 के प्लेयर इंक्लूड कर लें ताकि वो भी बराबर वो भी बेहतर हो जाए। एक्सरसाइज और अच्छा सरफराज भाई, जाते जाते सना ने जो बात की आज़ाद कश्मीर पर, उन्होंने कहा एक लड़की जो है हमारी नतियाला परवेज, मेरा भी उनसे रब्ता है, बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं, तो उनके हवाले से बात की गई तो कहा गया ये जो है ताल्लुक़ रखती हैं क्योंकि आज़ाद कश्मीर से वहाँ से बड़ा टैलेंट सामने आ रहा है, तो उस पर हिंदुस्तान में ना जाने क्यों कोहराम मच गया, आज़ाद कश्मीर उन्होंने कह दिया है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, जबरदस्त बात है। वो तो इंडिया को तो तकलीफ होनी है क्योंकि कश्मीर का जहाँ नाम आ जाए पाकिस्तान के लिए, हाँ तो वो तो मोदी साहब ने देखे ऐलान कर दिया हुआ है कि जो कश्मीर जम्मू वगैरह है वो उनके नक्शे में अपना डाल दिया है।
और सारा वो पार्लियामेंट भी अंदर डाल दिया है। तो ये जालसाजियां जो की हुई हैं, अब होपफुली अब अभी जो ट्रम्प साहब ने कहा है, उन्होंने बात की है कि मैं तस्वीर करा सकता हूँ अगर दोनों पार्टियां मिलें। लेकिन इंडियन तो वो तो अपना हिंदुइज्म ला रही हैं, और वो इंग्लैंड और वो अपना इंडिया से बहुत ज्यादा नफरत की एक लहर सामने आ रही है हिंदुस्तान से। बिल्कुल ठीक आप फरमा रहे हैं, आपने बड़ा अहम गुफ्तगू इस वक्त की और आपके अल्फाज बड़े कीमती हैं इस वक्त। जो हमारे नाजरीन थे उन्होंने भी देखे, बहुत शुक्रिया। बराह रास्त हमें यूके से ज्वाइन किया था सरफराज नवाज साहब ने, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की। इस वक्त मेरे स्टूडियोज़ में जावेद इकबाल भट्टी मौजूद हैं। और भट्टी साहब, आप तो बार बार कहते हैं क्रिकेट में सब अच्छा है, रवि चैन की बांसुरी बजा रहा है। अभी सरफराज नवाज साहब ने, आपने यकीनी तौर पर उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की होगी, क्या सट्टे वाला ग्रुप है, आप इससे जान छोड़ें इसके बाद आप बात करें। आप कहते हैं रवि चैन की बांसुरी बजा रहा है, आपके अल्फाज और सरफराज नवाज का तज्जिया मैच नहीं कर रहा है। देखें ताबिश मीर भाई, असल मसला ये है कि सरफराज नवाज के बारे में जो आपने कहा है, जो उन्होंने अभी कहा है, उन्होंने कहा, मैंने थोड़ी कहा। हाँ, आपने अभी मुझे सुनाया ना कि उन्होंने कहा, मैं भी सुन रहा था, उन्होंने जो कहा है ठीक है। देखिए ये उनकी अपनी जाती राय, और वो उम्र के इस हिस्से में है, उनकी जो ये बातें हैं इनको ज्यादा संजीदगी में मैं नहीं समझता लिया नहीं। जस्टिस कयूम रिपोर्ट को भी आप संजीदा नहीं लेते। देखिए वो एक पास की चीजें, वो सारी चीजें पास की चीजें तो जस्टिस कयूम रिपोर्ट के मुताबिक ही कहा गया। इंज़मामुल हक, मुश्ताक और दीगर जो नाम थे, उसमें 8 जो खिलाड़ियों के नाम थे, उनको कभी बोर्ड में आपने अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है। ऐसी क्या मजबूरी हो गई इस वक्त की बोर्ड की कि वो वसीम अकरम को भी कॉल कर रहे हैं, वक़ार यूनिस को भी ला रहे हैं, सारे उन लोगों को ला रहे हैं जिनका नाम उस रिपोर्ट में शामिल है। ताबिश, इस वक्त के बोर्ड की कोई भी मजबूरी नहीं हो सकती। देखें जब जस्टिस कयूम की रिपोर्ट आई थी उसके बाद भी वो प्लेयर जो है क्रिकेट कंटिन्यू खेलते रहे। मुझे आप बता दें कि कब उन पे बैन लगा है, कब वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। वो सलीम मलिक पे तो बैन लगा ना, अताउर रहमान पे तो बैन लगा। अताउर रहमान का केस और है, सलीम मलिक का केस और है। देखें ये आप जस्टिस कयूम की तरफ ना जाएं, जो क्रिकेट अभी चल रही है, अभी की क्रिकेट पे बात करें। हमारी जो अभी की क्रिकेट है, क्या वो बहुत हमारी हिमालय की पहाड़ों को छू रही है जो हमारी परफॉर्मेंस है? आपके जो कप्तान है वो आया T20 के हो या फिर टेस्ट के हो, उनकी तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्या टीम में भी जगह नहीं बनती है। आपने कप्तान को D कैटेगरी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। फिर आपके एक कप्तान जो है उसने 70 लाख की चीगम खाई, उसकी परफॉर्मेंस 70 रुपए की नहीं थी एशिया कप में। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं। शुक्र है खुदा का, आप कोई बात तो मान रहे हैं, शुक्र है खुदा का। कि देखिए सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस जो है पूरे एशिया कप में बिल्कुल 0/0 थी। वो आपको भी नजर आ रही थी, मुझे भी नजर आ रही थी। हम अब कहें यहाँ उसका दिफा करें, नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ कि उनकी जगह ही नहीं बन रही थी टीम में। जिस तरीके से उनकी जो परफॉर्मेंस थी, ना ही उनकी बैट से परफॉर्मेंस और बॉलिंग तो वो खुद करवा नहीं रहे, छुप जाते थे। और फिर उसके बाद किसके पीछे छुप रहे होते थे? कभी साइम के पीछे छुप रहे होते थे, कभी किसके पीछे छुप रहे होते थे? कभी साइम के पीछे छुप जाए, कभी नवाज से अच्छे ओवर करा दिए। देखिए ये सारी चीजें हैं, जो चीज अफेक्ट है, जो सामने नजर आ रही, उस पर तो आप खुलकर बात कर सकते हैं कि भाई ये सही नहीं है। अभी आपने टेस्ट टीम में जो उनका नाम दे दिया, देखें मैं नहीं समझता कि सलमान अली आगा को जो है T20 फॉर्मेट खेलनी चाहिए। जिस तरीके की उन्होंने इस टूर्नामेंट में कम से कम जो क्रिकेट खेली है ना, वो बिल्कुल उस लायक नहीं थी जिस लायक आप T20 में, जैसे पहले टेस्ट की क्रिकेट खेले ना, वो टेस्ट की क्रिकेट खेलें, बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट खेलें, लेकिन जैसे माइक हैसन और कप्तान जब टीम लेकर जा रहे थे, जब अनाउंस हुई थी टीम, तो यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिफा कर रहे थे कि रिजवान को और बाबर को स्ट्राइक रेट का मशवरा यही लोग दे रहे थे। लेकिन आप स्ट्राइक रेट उठाकर देख लें, पूरे सीरीज में सिवाय साहबजादा के जिसने 231 रन किए हैं एशिया कप में, उसके बाद किसी प्लेयर ने 150 रन नहीं किए। आप तो भी समझते हैं यहाँ आजम खान अगर टीम में मौजूद होते, आपने अगर लोअर मिडिल ऑर्डर में किसी बैटर को खिलाना था तो वो आजम खान थे। आजम खान तो बेहतर आपके लिए ऑप्शन साबित होते। ये देखिए मेरे या आपके कहने से नहीं, आपसे मैं राय जानना चाह रहा हूँ ना। आपने क्यों माजी में कहा आजम खान जो है पर्ची है, उसको नहीं खेलना चाहिए, ये अल्फाज आपके ही रहे? नहीं, मेरे कोई, मैं हमेशा से आजम खान को सपोर्ट करता रहूं। देखिए अगर आपने T20 फॉर्मेट खेलनी है तो उस फॉर्मेट के प्लेयर लेकर आए। आप तलत को ले गए, क्या नहीं है, वो T20 का बेस्ट प्लेयर है। अच्छा, अब जैसे तलत की बात हो रही है, सलमान अली आगा की बात हो रही है, ये इनकी ये T20 क्रिकेट के लायक ही नहीं। जो इन्होंने क्रिकेट खेली है वो T20 के शान शान नहीं है, ऐसे क्रिकेट नहीं चलते। अब्बास आफरीदी को आप खिलाते, आप आजम खान को खिलाते, इन प्लेयर्स की जगह बनती है T20 में। लेकिन वही मैं देख रहा हूं कि जो सिफारशी कल्चर है और जो ही मामा भतीजे वाला कल्चर है, वो जो है इस दफा सर चढ़कर एशिया कप में हमें नजर आया, जिसका खामियाजा हमने भुगता। खामियाजा हमने भुगता। अच्छा, बाबर की बाहिसियत कप्तान वापसी होनी चाहिए? किस फॉर्मेट में?
वो तो तीनों फॉर्मेट के कप्तान रहे हैं, लेकिन अब तो तीनों फॉर्मेट में कारकर्दगी टीम की बहुत मायूस कौन है। देखें, आप कप्तान की बात कर रहे हैं, बहैसियत कप्तान बाबर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। जिस तरीके से इंडिया से हम कंटिन्यू एशिया कप में 3 मैचेस हार कर आए, कम से कम बाबर वो वाहिद कप्तान था और रिजवान उसके साथ वाहिद वो विकेट कीपर बैट्समैन था जिन्होंने इंडिया को 10 विकेटों से पहली दफा शिकस्त दी थी। देखिए ये चीजें जो उनके क्रेडिट पे है, और वो एशिया का नंबर 1 बैट्समैन है, आपको तस्लीम करना होगा। नंबर 1 बैट्समैन है वो, तो आईसीसी रैंकिंग में दुनिया का नंबर 1 वो दुनिया का भी रह चुका है। लेकिन अगर हम एशिया की सिर्फ अगर बात करते हैं, एशिया कप के हवाले से, क्योंकि विराट कोहली रिटायर हो गए, उस तनाजर में बात कर रहा हूं। अब वो सबसे बेहतरीन अगर एशिया में कोई नंबर 1 बैट्समैन है तो बाबर आजम है। भाई आपको जो है, अगर बाबर आजम की सलाहियतों से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं, आप दे उन्हें इस फॉर्मेट में कैप्टनसी दे। आपके यहाँ ये कैप्टनशिप जब से कैप्टनशिप का जब मसला ये म्यूजिकल चेयर बनाया है ना, उसका हमारी टीम को भी नुकसान हुआ। वो सारी बात तो ठीक है आपकी, लेकिन बाबर आजम को इस वक्त जो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंका, तो बाबर आजम का मुतबादिल आपको मिल गया था कि आपने ये हरकत की। देखें, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोताही है ना। बाबर आजम का मुतबादिल, तो किसको पसंद नहीं है बाबर आजम का चेहरा? कौन नहीं चाहते बाबर आजम खेले? वो आया आकिब जावेद हैं, वो चेयरमैन पीसीबी हैं, या फिर कोई और है जिसको बाबर आजम से तकलीफ है? देखिए, बाबर आजम से मुतालिक अगर फखर जमान भी ट्वीट कर देते हैं तो उनको भी फारिग कर दिया जाता है। देखें, ये उतार चढ़ाव ये क्रिकेट में हमेशा से आते रहे, लॉबिंग होती रही है, मुख्तलिफ लॉबीज के बंदे जब बोर्ड में आ जाते हैं। इस वक्त तो चेयरमैन ने आते ही कहा था कि मैं लॉबिंग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो फिर ये अब लॉबिंग कौन कर रहा है? आप बताएं ना, हिम्मत करें, सच बोले। बात सच बोलने की। देखिए, क्रिकेट में कोई लॉबिंग, असल मैं कह रहा हूं स्टाफ के हवाले से, जो आपका स्टाफ है, जो आपके सिलेक्टर बैठे हुए हैं, आपके आकिब जावेद बैठे हुए हैं, ये सारी चीजें जो है ना उनसे पूछने की है। मैं या आप यहाँ बैठ के ये तो मैं भी जानता हूँ, ये तो मैं भी जानता हूँ। अलीम दार जो है बाबर आजम के मुतालिक अभी उंगली उठाने की हिम्मत तो नहीं करते। अजहर अली ने तो उनके साथ क्रिकेट खेली है, वो तो ये बात नहीं करेंगे। अब साथ क्रिकेट खेलने की बातें छोड़ दें, साथ क्रिकेट सरफराज ने भी सबके साथ खेली थी। जब कंटिन्यू आपको 7 T20 इवेंट वो जितवा चुका था, सीरीज जितवा चुका था, और उसके बाद उसके साथ खेलने वाले टीम में थे जब उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। हमारे यहाँ ऐसी जो चीजें, अनचाही चीजें जो है वो एकदम हो जाती है। यहाँ सुबह पता नहीं क्या है, शाम को पता नहीं क्या। अभी आप टेस्ट टीम में देख लें, आप जो है आसिफ अफरीदी को 39 साल की एज में जो है आपने उसको इन कर दिया टेस्ट टीम में। आप शायद उनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस नहीं जानते। डोमेस्टिक में टॉप परफॉर्मेंस की आप वो भूल गए। आपको साल याद है? मैं आपको साल याद है? स्पिनर की कोई उम्र नहीं होती। शोएब अख्तर ने भी तो 40 साल के बाद वापस से कमबैक किया था। आप शायद भूल गए। आपको उनकी जो ये टॉप परफॉर्मेंस आप कह रहे हैं ना डोमेस्टिक में, मुझे बताएं कौन सी डोमेस्टिक में उसकी परफॉर्मेंस थी? बल्कि उनके ऊपर तो फिक्सिंग के एलिगेशन लगे हुए थे, और 2 साल की तो उनके 2 साल के पाबंदी भी लगी थी। आप ये कह रहे हैं, आप उनका दिफा कर रहे हैं 39 साल में उसको डेब्यू। देखिए, ये पसंद और नापसंद की चीजें अब सामने आ रही हैं। जो खिलाड़ी परफॉर्म करे उसको उम्र के हवाले से आप लोग घेर लेते हैं, जो खिलाड़ी परफॉर्म करे आप फिक्सिंग के हवाले से घेर लेते हैं। आप सच क्यों नहीं बोलते हैं? मेरा जब भी आपसे तज्जिया रहा है, तबसरा रहा है, यही तो आपसे शिकवा रहा है, आप सच बोलते हैं, बड़ा घबराते हैं। नहीं, घबराने की कोई, देखिए सच हम बोल रहे हैं, लेकिन ये कि आपको सुनने की सलाहियतें जो है ना, आप सच को सच में नहीं ले सकते। आप समझते हैं कि हर चीज जो ना आपकी मंशा के मुताबिक हो। मेरी ऐसा नहीं होता। मैं चाह रहा हूं जो है हमारा, वो जो देखने वाला है, मैं फील कर रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं, जो हमारी रिसर्च है, मैं उसके हिसाब से बोलूंगा। या आपकी क्योंकि माजी में बाबर आजम से कोई खासा दोस्ती रही है, इसके लिए आप बाबर आजम की लॉबी को बड़ा अच्छा डिलीवर करते हैं। आप सरफराज की लॉबी को भी चलाते हैं, उनसे आपकी मुलाकातें कराची में रहती हैं। लेकिन हाँ, जब बात होती है केपीके के खिलाड़ियों की, पता नहीं आपके दिल में क्या तासुब है उनके मुतालिक। अल्लाह ना करे, पाकिस्तानी है, सारे मेरे प्लेयर हैं, शान है मेरे मुल्क की। किस प्लेयर के बारे में मैंने आपको कहा? कल तक तो आप कहते थे आजम खान भी पर्ची है, लेकिन आज आपने यूटर्न ले लिया। बहुत तेजी से लिया। ये यूटर्न आप अपनी तरफ से ले हुए, अलग मैटर है। देखें, आजम खान जब परफॉर्म कर रहा था वो टीम में था, जब उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं थी तो उसे ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन ये कि जब दूसरे प्लेयर कम बैक कर सकते हैं, हाँ। हसन अली वापस आ सकता है। मोहम्मद हारिस ने क्या परफॉर्म किया था? मोहम्मद हारिस ने क्या परफॉर्म किया था टीम में? हारिस की सही है। सलमान अली आगा की खुद की क्या परफॉर्मेंस थी कि वो टीम का कप्तान है? सिलेक्ट किया। नहीं, देखिए, आप मुझे बताएं ना, सिलेक्टरों से बनता है। उन्होंने 0 परफॉर्मेंस से मोहम्मद हारिस को भी सिलेक्ट किया, सलमान अली आप भी तो पाकिस्तान की क्रिकेट के मारूफ तज्जियाकार हैं। बिल्कुल हैं, मारूफ तज्जियाकार है, तो
आपसे सवाल नहीं बनता। देखिए सवाल बनता है, तो हम तो ये कह रहे हैं कि उन्हें गलत किया गया था। आपसे सवाल हम डायरेक्ट करें को तो खिलाना चाहिए था, आप पर जब आपने उन आपसे प्लेयर्स जब को सवाल नहीं किया खिलाया। जाए और तो मेरी आप मतलब अपने जो सवाल का पाकिस्तान जवाब देने क्रिकेट के बोर्ड बजाय ने, आपके सेलेक्टर से सवाल करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो टीम सिलेक्ट करके हाँ। एशिया कप में भेजी थी, हाँ, ठीक है। देखें अब उनकी जो बेंच स्ट्रेंथ थी, आप उसी पे बात कर सकते थे ना। हमेशा ये मायूसी, हमेशा आपके साथ ये मायूसी रहती है कि आप जो है सच को बहुत छुपाने की कोशिश करते हैं, माजरत के साथ। और हमारे साथ आज जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद थे और उसी अंदाज का तज्जिया पेश किया उन्होंने। लेकिन चलें, खैर, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए। इजाज़त दीजिएगा, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।